ये वही खेत है, ये वही गांव है जो जहाँ पे सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था, और ये वही खेत भी है। ये यहाँ पे एक तरीके से कब्रिस्तान बन गया था ये। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम भागलपुर में हैं और मेरे साथ फ्रेम में हैं राजीव सिद्धार्थ, जो आज तक से जुड़े पत्रकार हैं। और हम भागलपुर में, बिहार में जब हम आते हैं भागलपुर में, और भागलपुर से आते ही भागलपुर की सरहद में घुसते ही आपको पता चलता है कि साल 1989 में यहाँ पे कत्लेआम हुआ था। कत्लेआम हुआ और उसके रिटेलिएशन में फिर और कत्लेआम हुआ और खून खराबा इतना हुआ कि आधिकारिक आंकड़े 1000 लोगों के मरने का दावा करते हैं, और स्थानीय लोग बताते हैं कि साहब वो संख्या 1000 नहीं है, वो 2000 से ज़्यादा है। हम साल 1989 के भागलपुर दंगों की बात कर रहे हैं, जब कत्लेआम रिवेंज में बदलता है, हिंसा के जवाब में प्रतिहिंसा होती है, तो हम दंगे की परिभाषा को सामने घटता हुआ देखते हैं। हम राजीव जी से समझेंगे 1989 के भागलपुर दंगे की कहानी। राजीव जी, सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ आपकी व्यस्तताओं के बीच में, लेकिन मैं ये कहानी सुनना चाह रहा हूँ। ललन टॉप ने पहले भी इस पे कई सारे वीडियोस किए हुए हैं, तारीख़ में भी हमने वीडियो किया है, और इस पूरे दंगे की एक विक्टिम थी, उनका भी एक इंटरव्यू हमारी साथी स्वाति ने किया था, और भी कई सारे केसेस हमने कवर किए हैं। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी और इसको कई मौक़ों पे, अलग अलग मौक़ों पे दर्ज करने वाले इंसान के तौर पे मैं आपसे इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ कि दंगा क्या था। सबसे पहले मैं टोल जानना चाहता हूँ, इसमें मारे गए, इस दंगे में मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी और कैसे कैसे थी, किस किस समुदाय के लोग थे? देखिए, इस पे जो टोल है, जो एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है, वो 1782 लोगों का आंकड़ा है, जिसमें 1740 लोग वो एक समुदाय के थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे, और बाकी जो लोग थे वो जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके लोग थे। तो ये तो जो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं ये जो सांप्रदायिक जो दंगे हुए उसमें। तो ये कहीं ज़्यादा है इससे, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, केस जो रिकॉर्ड हुए, जो लोगों ने सूचनाएं दी, उस आधार पे, चूँकि ये दंगा 24 अक्टूबर 1989 में शुरू हुआ, और आप समझ सकते हैं ये सबसे लंबा चला था, ये 2 महीने तक कत्लेआम हुआ था। क्यों शुरू हुआ था दंगा? सर, दंगा शुरू होने की कहानी क्या थी? दंगा शुरू होने की, वो रामशिला पूजन के लिए जो जुलूस निकला था। अब रामशिला पूजन के लिए जुलूस निकला तो लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे एक जगह है, वो इसके पीछे यदि हम लोग देखें तो हमको थोड़ा सा इसमें बताना पड़ेगा कि भागलपुर में सिल्क जो है वो बहुत बड़ा कारोबार था सिल्क का, और हज़ारों करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। और जहाँ भी इस तरह का व्यवसाय होता है वहाँ पे, और सिल्क जो है उसको लोग उस ताना और बाना बोलते हैं, तानी और भरनी, तो वह 2 धागों से मिला के ही उसकी बुनाई होती है। तो उसमें एक अंसारी लोग होते थे और एक तांती लोग होते थे, हिंदू और मुसलमान, मतलब वो 2 लोग जो बुनकर होते हैं, एक की टाइटल अंसारी होती थी और एक की तांती। तो ये दोनों लोग मिल के बनाते थे और एक साथ लोगों का घर था। लेकिन सिल्क को लेके जो कब्जा होने की लड़ाई चल रही थी कि सिल्क पे कब्जा किसका हो। सिल्क जब बड़ा व्यवसाय था तो पैसा था तो बहुत तरह की चीज़ें होती थी, तो उसको लेकर यहाँ पे सिल्क व्यवसाय में कि किसका कब्जा हो, सिल्क से पैसा किसके पास आए, तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों के बीच में जंग हो गई थी। वो सल्लन और अंसारी का ग्रुप था, और बीच में एक लोग आ रहे थे, वो जो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी थे, वो थे कामेश्वर यादव। तो ये लड़ाई ये धीरे धीरे चल रही थी, और जो बाज़ार के लोग हैं वो लोग चाह रहे थे कि ये मुसलमानों के हाथ से निकल के कामेश्वर जी के पास में ये पूरा सिल्क का जो है वो चला जाए, काम चला जाए, उनके काम चला जाए। और मौका अच्छा था
रामशिला पूजन का जुलूस निकला और जुलूस निकल के वो ठीक सामने जो ततारपुर चौक है वहाँ से थोड़ा सा आगे एक मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल है, तो वहाँ से गुजर रहा था। तो वो जो जुलूस था उससे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेज करने लगे लोग, जुलूस में से लोग। तो वो, और उसके पहले जो एसएसपी थे केएस द्विवेदी, भागलपुर के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वो क्रिमिनल्स के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही थी। उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे भी गए थे, दोनों समुदाय के लोग मारे गए थे, लेकिन काफ़ी इनकाउंटर्स हुए थे। और ये आपराधिक छवि के लोग थे। सारे आपराधिक छवि के लोग थे। तो ये सब कैटलिस्ट का काम किया और उसके बाद में वो अचानक से उस चौक पे स्लोगन्स की वजह से और पहले प्लानिंग की वजह से लोगों ने अटैक कर दिया जुलूस पे। पत्थरबाजी हुई, काफ़ी हुई, गाड़ियों को जलाया गया, फिर लूटपाट शुरू हो गया। फिर वहाँ से ही उसी समय से तकरीबन जो 2-3 बजे का समय था, उस समय से वो अफवाह वहाँ से र्यूमर्स का दौर चलने लगा। ये घटना होती है 2 बजे और शाम तक अफवाह फैलती है कि चूँकि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे यूनिवर्सिटी का एरिया था और जिस मोहल्ले में ये राइट्स हुआ था वहाँ पे लॉजेस थे स्टूडेंट्स के। तो गांव तक ये खबर जाती है कि हिंदू छात्रों को मार दिया गया और वहाँ एक संस्कृत अफवाह उड़ती है और वहाँ पे एक कुआं है संस्कृत जहाँ पढ़ाई होती है वहीं पे, कि वो पूरा का पूरा कुआं हिंदू छात्रों के लाशों से पट गया है। ये अफवाह जाती है गांव में। तो उस समय तो मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन था नहीं, फोन भी बहुत कम लोगों के पास होता था। कम लोगों के पास होता था। तो ऐसे में उस गांव के लोग बोले कि तो हमारे गांव का बच्चा वहाँ मरा पड़ा है, तो हमारे गांव में जो लोग हैं उनसे बदला लिया जाए। और ये सिलसिला आप समझ सकते हैं कि 2 महीने तक चला, इतना लंबा। और सरकारी आंकड़े जो हैं वो, एक सेकंड मैं आपको टोक रहा हूँ, तो पहले जिनको पता चला गांव में, तो गांव में पहले उन्होंने मार दिया। उन्होंने गांव में तो मतलब वो मैसेकर, 2 गांव ऐसे थे, एक तो चंदेरी था जो भागलपुर से केवल 9 किलोमीटर दूर है, और एक लोगाएं। दुर्भाग्यवश वो मेरा ही गांव है। तो वहाँ भी मैसेकर हुआ, वहाँ पे 112 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया एक दिन में, एक साथ, एक दिन में। और उसमें जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर थे रामचंद्र सिंह, उसमें उनको सज़ा भी हुई, वो जेल भी गए। उनकी भूमिका हमेशा संदेह में रही। और चंदेरी में भी वो एक मलिका ही बची, बाकी उस गांव में भी 74-75 लोगों को, मतलब पूरा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, पूरे के पूरे लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। ये दो बड़ी जो बड़ा मैसेकर था। और बाकी जो छिटपुट घटनाएं, हर तकरीबन हमको लगता है उसके बाद पूरा सिल्क तो ख़त्म हो गया, जो हैंडलूम था वो ख़त्म हो गया, और तकरीबन 60-70 गाँव में ये दंश झेला। तो ये दंगे होते रहे ये 2 महीने तक, बता रहे हैं 60 दिन, हर रोज़ कोई ना कोई, किसी न किसी गांव में कुछ ना कुछ लोग मारे जाते थे। तो ये इतना लंबा टेन्योर, मतलब अनवरत ना रुकने वाला पीरियड था ये। और बहुत ही मतलब भागलपुर के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई था कि जो सिल्क 2 धागों से बना था वो टूट गया था, और उसके बाद से सिल्क तो ख़त्म हो गया, सिल्क टूट ही गया। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मतलब आई डोंट नो, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए पता नहीं। पत्रकारिता में कभी कभी कुछ अंधे टर्म्स आते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द टनल ना। तो जैसे, लेकिन हर हिंसा में होता है, हर दंगे में होता है, महिलाओं और बच्चों के साथ भी बर्बरता हुई होगी। हम लोगों ने तो देखा है, उस समय को फील किया है, जो लाशें देखते थे, और जो मतलब बता नहीं सकते हैं, वो बताने के लायक नहीं है। मतलब ये हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोग इस तरह की बात आगे सोचे तक नहीं। हम भी ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि लोग नहीं सोचे। ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरा अनुभव रहा
जब हम लोगों ने छोटे छोटे मासूमों की लाशें देखी और जिस तरीके से जो मूवमेंट हम लोगों ने कई जगहों पे देखा कि वो जो स्लोगन्स के साथ लोग निकलते थे, तलवार लेके, बाकी चीज़ों को, जो वेपन्स, जो घर का जो वेपन्स होता था पुराना, वो लेके निकलते थे और उस पे घुमा के नचा के लोगों को मारना, वो याद करने से रूह कांप जाती है। और वो इंसानियत का कत्ल हो रहा था, वो किसी कौम का कत्ल नहीं था, वो इंसानियत का कत्ल था। और इसमें, इस घटना में एक महिला की कहानी बहुत, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको पैर पे कई बार उनको वार किया गया था। और उन्होंने, आप ही बता रहे थे मुझे दोपहर में शायद, कि उन्होंने जलकुंभी के पाइप का जो तना होता है, अंदर से पोपला होता है, उसकी मदद से सांस ले लेके अपनी जान बचाई थी, क्योंकि वो पानी में छुपी हुई थी। क्या हुआ था? एक्चुअली चंदेरी गांव है, यहाँ से बताया कि 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पे उस समय फ़ौज आई थी, मेजर जनरल विर्क आए थे, तो वो लोग उस इलाके में गए भी थे। तो गए थे तो वो एक दिन उसी लड़की ने, मलिका बेगम नाम है उनका, मलिका बेगम से उन लोगों को प्यास लगी थी तो पानी मांग के पिए। और अगले दिन ही वहाँ पे लोगों को सूचना मिली कि SM कॉलेज, यहाँ पे महिलाओं का एक कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, सुंदरवती महिला कॉलेज, कि वहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ वो बुरा व्यवहार किया गया है और कुछ ऑर्गन्स को काट दिया है लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने। तो ये मैसेज वहाँ गया, तो वहाँ के लोगों ने वो शुरू कर दिया। तो उसमें उनके परिवार के 5 लोग सहित 74 लोगों का कत्लेआम हो गया। और केवल कत्लेआम ही नहीं हुआ, मलिका को भी लोगों ने उसको कई बार वार किया, लेकिन वो बची। लेकिन फिर भी उसके पैर को 16-17 बार चॉप किया गया तलवार से। लेकिन वो वहाँ पास में तालाब था, उसमें कूद गई और कूद के वो जो जलकुंभी का जो पाइप होता है, उसके जरिए सांस लेके अंदर डूब के वो जिंदा रही कुछ देर तक। फिर जब वो लोग चले गए 15-20 मिनट के बाद, तालाब के पास से चले गए, तो फिर किसी ने इन्फॉर्म किया होगा, तो मेजर जनरल विर्क दोबारा फिर वहाँ गए कि कुछ हुआ है वहाँ। तो जब गए तो वही लड़की जो पानी पिलाई थी, बता रहे थे वो मेजर जनरल विर्क कि जो लड़की पानी पिलाई थी उसकी आवाज़ हम सुन रहे। तो हम कहे यहाँ कोई है। फिर वो सर्च करवाए कि भाई कैसे है, तो कुछ सुगबुगाहट देखे तालाब में, तो उसको रेस्क्यू किया गया और फिर उसको लाके एडमिट कराया गया और फिर उसका इलाज हुआ। और वो मलिका, वो एक माइनॉरिटी की सिंबल बन गई। और उस समय मलिका की वजह से सरकार बदल गई, उस दंगे की वजह से सरकार बदल। कौन था उसमें? उस समय यहाँ पे भागवत झा आज़ाद थे चीफ मिनिस्टर, आज़ाद के पिताजी। ठीक है। और सरकार बदल गई और बहुत हर जगह उस दंगे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन मलिका की तस्वीर नहीं बदली। मलिका से वही जो जिसने रेस्क्यू किया था, मेजर जनरल विर्क की टीम के एक सिपाही ने, मोहम्मद ताज ने शादी की। उनके कंपनसेशन का पैसा, 5 लोगों के कंपनसेशन का पैसा लिया और वो छोड़ के चले गए। 2 बेटे और 1 बेटी मलिका जी को हुई। उसके बाद में वो कुछ दिन के बाद वो चले गए। फिर उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, चूँकि इन लोगों ने कंप्लेन किया तो। और वो कश्मीर के थे, कश्मीर चले गए। और कई लोगों ने वायदा किया, कई लोगों ने उस समय, जो लोग थे, हर दल के लोग, हर पार्टी के लोगों ने वादा किया कि मलिका का समुचित इलाज होगा, उसको पाँव मिलेगा। लेकिन किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मलिका का इलाज नहीं हुआ। मलिका आज भी सरकारी मदद की तलाश में है। आज भी उसको काफ़ी खाने पीने के लिए आज भी दिक्कत है। मलिका आज भी सड़क पे है। मलिका का आज भी भला नहीं हुआ। सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन मलिका आज वही है जो 89 में थी। अब ये बताइए मुझे सर कि
ये सारी घटना, ये आपने मेजर जनरल का नाम लिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये घटना इतनी भयावह थी कि रोकथाम के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा था, और आर्मी के डिप्लॉयमेंट के बिना ये नहीं संभलता, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को भी सजा हुई थी, यानी पुलिस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी में इस घटना में लिप्त पाई गई थी किसी न किसी मौके पर। क्या वो मोमेंट था कि जब इस घटना को समझा गया कि अब हिंसा बंद हो गई है, जो 2-2.5 महीने का वक्फा था, किस मोमेंट पे ये पता चला कि अब ये लास्ट एपिसोड है, इसके बाद ये हिंसा बंद हो गई? देखिए, इसमें प्रशासन का तो रोल हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन समाज के ही लोगों ने पीस मार्च स्टार्ट किया। लगा कि ये इनफ इज इनफ, मतलब ये 2 महीने 60 दिन लोगों को लगातार कर्फ्यू, लगातार बंदी, खाना पीना दिक्कत, जब ज़्यादा लोगों को असर होने लगा तो लोग, कुछ समाज के लोग बाहर निकले, बोले कि पीस मार्च निकालेंगे हम लोग। और शहर के ही लोग और कुछ गांधीवादी लोग मिलके, उस समय राजमोहन गांधी भी आए थे, सुनील दत्त भी आए थे, वो सारे लोग आए थे और लोगों ने पीस मार्च निकालना शुरू किया। पीस मार्च निकालना शुरू किया तो हर गली में, हर मोहल्ले में, क्योंकि एकदम पोलराइजेशन हो गया था लोगों का, ये इलाका हिंदू का हो गया था, ये इलाका मुस्लिम का हो गया था, चूँकि लोग डर से सब अलग अलग हो गए थे। तो सब एक साथ बैठना शुरू किए, सब आना शुरू किए, कम्युनिकेशन होने लगा, लोग जाना शुरू किए, फिर धीरे धीरे रिस्टोर हुआ पीस। फिर सरकार का भी थोड़ा इंतज़ाम आया, एसपी जो थे वो, डीएम और फौज के लोग को तो काम उन लोगों ने किया, क्योंकि वो सब चीज़ों को छोड़ के लोगों के लिए काम कर रहे थे, तभी रिस्टोर हो पाया इसमें। अदरवाइज मतलब ये पीस मार्च का बहुत बड़ा रोल है। लोगाई में क्या हुआ था? लोगाई का जो खेत है आपके घर के सामने है, क्या हुआ था लोगाई के उस खेत में? देखिए, लोगाई का मैसेकर तो सबसे बड़ा मैसेकर था और बहुत ही भयावह था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको एकदम इसके बारे में तो क्या बोला जाए, ये इंसानियत की हत्या थी। लोगाई में हुआ था क्या कि उस समय अफवाहों का दौर चल रहा था, लगातार अफवाहें जा रही थी कि भाई यहाँ कॉलेज के लोगों को मार दिया गया, छात्रों को मार दिया गया। तो वो एक छोटा सा लोगाई गांव में एक छोटा सा इलाका था जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे। तो वो सबसे रिमोट एरिया था, जगदीशपुर का था। तो लोग 2-3 दिन मीटिंग किए कि भाई क्या किया जाए, इन लोगों के साथ क्या किया जाए, और फाइनली लोगों ने तय किया, उसमें संभवतः पुलिस की भी भूमिका संदेह में रही अब, कि सबके राय मशविरे से उस एक दिन सुबह लोगों ने अटैक कर दिया पूरे समुदाय पे, और 90% लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर हुआ कि भाई वो इंस्पेक्टर आए, रामचंद्र सिंह थे, बोले ये बॉडी का क्या होगा? तो वो सलाह दिया कि ठीक है, इसको गाड़ दो ज़मीन में, इसको तो कैसे क्या होगा, इसको गाड़ दो, कोई है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं जाएगा। तो लोगों ने ज़मीन में, एक खेत था उसमें ज़मीन में गाड़ दिया, पूरी बॉडीज़ को। एक साथ 74 लोगों का कब्र बन गया, 112 लोगों का, और उस पर गोभी लगा दिया गया, जो खाने वाली गोभी होती है, ये ताकि लोगों को पता ना चले, कोई खोज ना पाए, लगा दिया गया। तो कुछ गांव के लोगों की मदद से डीआईजी थे उस समय अजीत दत्ता, उनके पास खबर पहुंचाई गई कि भाई वहाँ पे आप पता करवाइए, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम हुआ है और गाड़ दिया गया है। तो डीआईजी ने उन्होंने परस्यू किया और वो वहाँ गए। 2-3 बार इंस्पेक्टर ने उनको वापस कर दिया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जांच करके आए। लेकिन लगातार दबाव था हम लोगों के तरफ से भी कि भाई आप उसको जांच कीजिए, जाइए देखिए। हमको याद है कि मेरे पापा और मेरे बड़े बाबूजी, वो दोनों लोग गए थे अजीत दत्ता के यहाँ इस बात को लेके कि आप एक बार चलिए। और चूँकि मतलब उस गांव के मुखिया मेरे बड़े पापा ही थे उस समय में, तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती थी, हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन जिम्मेवारी हम लोगों की बनती थी कि हम लोग उस पर इंटरफेयर करें।
तो फिर वो लोग गए जाके और वहाँ पे उनको निकाला गया। जब लाशों को निकाला गया तो गिनती तो रुक नहीं रही थी। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। और मतलब इसके आगे शब्द नहीं है। बस ये इससे खराब रूप हम लोग नहीं देख सकते हैं। इवन सिनेमाज में नहीं देखते हैं हम लोग। जो इमेजिन किया जाता है वो भी उस लायक नहीं है। हम बता नहीं सकते हैं कि वो क्या बुरा हाल था। तो फिर जांच वांच कैसे हुई, क्या हुई, कहाँ हुई, जांच में क्या हुआ? दंगों की जांच कमेटी बनी होगी ना? दंगों की जांच कमेटी बनी, जैसे हर दंगे की बनती है, इसकी भी बनी हो? इसकी भी बनी। लेकिन एक बार जांच कमेटी लालू प्रसाद ने बनवाई, एक बार जांच कमेटी नीतीश जी ने बनाई, 2 बार बनी जांच कमेटियाँ। लेकिन उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट्स है, उसके जो सुझाव हैं, उस पे आज तक कहीं कोई अमल नहीं हुआ। और ज़्यादातर लोग जेल से बाहर आ गए। जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उस तरीके से, इस दंगे को भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया जैसे बाकी मुद्दों को किया जाता है। पूरी कर दी गई। खानापूर्ति कर दी गई। अब हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हमने प्रोक्योर की हैं तमाम माध्यमों में से। हम उस तस्वीरों पे 2-4 मिनट बात कर लेते हैं कि वो तस्वीरें कब कब की हैं। इस तस्वीरों में कुछ डिटेल्स भी हैं घटनाओं की। कुछ तस्वीरें आपको ब्लर दिखेंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उन तस्वीरों आपकी ब्लर है, तो यानी उसमें डेड बॉडीज़ हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये एक सेकंड। जी, ये जो तस्वीर है, यह चंदेरी की तस्वीर है। वही मलिका बेगम के घर की तस्वीर है। ये हमको पूरी तरह याद है। वो इस तरीके से उनका घर हुआ था। इसको जी बिल्कुल, ये घर था उनका। ये वही तस्वीर है। ये याद, जी जी जी, मलिका जी के घर की तस्वीर है। ये तो ये शहर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद की तस्वीर है जो मानिक सरकार से जो शरद चंद्र पथ है उस पे ये मस्जिद है, उसको तोड़ दिया गया था। ये उसकी तस्वीर है। ये भतोड़िया गांव है, उस गांव की तस्वीर है ये तो हमको याद है, चूँकि हम यहाँ गए थे। हम इन सारी जगहों पे उस दौरान हम जा चुके हैं। हमको लगता था कि हम जाएं, देखें क्या क्या हम लोगों से। कई जगह हमको याद है कि उस समय में हमारे घर के साथ में एक दूध वाली रहती थी, जो चूँकि गैस वैस उस समय जो स्थिति थी कि मिल नहीं पा रहा था, तो वो गोईठा बनाती थी गाय के गोबर का, जो जलावन में काम आता है। हमारे ही साथ में अल्पसंख्यकों का मोहल्ला था हमारे घर के पास, तो हम उसको बोरे में भर के कुछ अनाज के साथ उन लोगों के घर पहुंचाते थे। तो हम थोड़ा घूमते रहते थे। हम लोगों को लगता था जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएं, कैंपों में जाएं। उस दौरान हम लोगों को था कि भाई जहाँ लोगों को लग रहा है, तो ये इस गांव में भी हम गए थे। इस गांव के बारे में अफवाह फैली थी कि, और अखबार ने लिखा था, हिंदुस्तान जैसे अखबार ने, आज जैसे अखबार ने उस समय ये लिखा था कि 200 हिंदुओं के घर को जला दिया गया और लोगों को मार दिया गया। तो ये तो लोगाई, ये लोगाई की तस्वीर है। ये हाँ, ये वही खेत है। ये वही खेत है। चलिए, ये वही खेत है जहाँ पे गोभी की खेती की गई। अब क्या इसको तो मतलब इस पे ये वही खेत है, ये वही गांव है जो जहाँ पे सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था। और ये वही खेत भी है। ये यहाँ पे एक तरीके से कब्रिस्तान बन गया था। ये सबको दफन कर दिया गया था। ये तो बॉडीज़, जो बॉडीज़ निकाली गई थी, हाँ बिल्कुल, वो वहाँ से जो बॉडीज़ निकाली गई वो वही बॉडीज़ हैं, वही बॉडीज़ हैं। ये भी चंदेरी का ही घर है। और ये देखिए कि कैसे एक अच्छा घर था, इसका पूरा वो टूट गया। सारा अनाज वगैरह रखा हुआ था। लोगों ने तो आग तक लगा दिया था कई जगहों पे। ये भी चंदेरी का ही ये तस्वीरें चंदेरी की ही है। आप देख सकते हैं ना कि कैसे पूरा मतलब
किस तरीके से- बर्बरता से मतलब नफरत किस तरीके से फैलाया गया था। आई गेस एक्सकेवेशन चल रहा है, वो बॉडी को जो ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सह्यूम किया गया होगा। जी बिल्कुल। ये लोग गए हैं और लोग वहीं से निकालना, ये चूंकि ये लोग वहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बबूरा, परिवार के लोग वहाँ भाग गए थे, जो लोग बच गए थे 10% लोग, तो ये लोग वापस आए और खोज खोज के अपने लोगों की बॉडीज़ को पहचान कर रहे थे कि ये हमारा है, ये हमारा, ताकि फिर उसको वो लास्ट रिचुअल्स जो है वो कर पाएँ उसका। ये तो शहर की तस्वीर है, ये शहर की ही तस्वीर है, दंगों के दरमियान की है। दंगे के दरमियान की। ये चंदेरी की ही तस्वीर है, इसमें ज़्यादा तस्वीरें, हाँ, ये भी चंदेरी की ही तस्वीर है। मेरे ख्याल से पीस कमेटी है क्या? ये पीस कमेटी का मार्च है या क्या है? नहीं, हाँ, ये सीएम आए थे तो वो सीएम के समय चंदेरी आई गेस ये भी। ये भी चंदेरी ही है। चूँकि लोगाएं की तस्वीर बहुत कम है, वो ज़मीन की ही तस्वीर है, वहाँ पे तो लोग बहुत बाद में पहुँचे हैं लोग, इसलिए तो ये। अब चुनाव वगैरह होते हैं जब, उसके बाद से तो कितने सारे चुनाव देश ने देख लिए, बिहार ने भी देख लिए, सरकारें टूटी गिरी, तो चुनाव में भागलपुर का अब जिक्र नहीं सुनाई देता है। क्योंकि क्या मतलब, किसी कोई पार्टियों को जो भी समझ में आया हो, कब तक चुनावों में हावी रहा है भागलपुर दंगे का मुद्दा? 2009 शहनवाज जी जब आए चुनाव लड़ने, उस समय भी फिर एक बार जिक्र हुआ था इन दंगों का। किसने किया था? लोगों ने, जो अपोजिशन के लोग थे वो लोग जिक्र किए थे, क्योंकि जाहिर है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो काउंटर करना था। काउंटर करने के लिए उन दंगों का जिक्र हुआ था। और फिर जब शहनवाज जी चुनाव हार गए, तो उसके बाद से इन दंगों का जिक्र चुनाव में नहीं होने लगा। भागलपुर दंगों पे हमारी रिपोर्ट है। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।